तो सर मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, तो इतने भी वो नहीं है कि 364 दिन एडवांस में अगली दीपावली के लिए खरीद रहे हैं, नहीं भाई। तो रीजनेबल टाइम अपने आप निकल के आ गया। एक्सेप्ट करना है तो दीपावली से कम 10-15 दिन पहले कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये भी पढ़ लिया अपन ने, एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और रीजनेबल टाइम। नहीं दिया है तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, एक्सेप्टेंस कैनॉट प्रिसीड एन ऑफर। आपने प्रीडिसेसर और सक्सेसर सुना है ना? प्रिसीड मतलब पहले, प्रिसीड का मतलब पहले नहीं आ सकती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैनॉट प्रिसीड एन ऑफर। ऑफर से पहले एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती है। यदि ऑफर से पहले एक्सेप्टेंस आ गई, ऑफर का तो पता ही नहीं है, ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, उससे पहले ही एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हमने लालमन शुक्ला केस में पढ़ा था कि उसने एक्सेप्टेंस करने वाला काम पहले कर दिया था और बाद में ऑफर का पता पड़ा, तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था? नहीं बना था सर, क्योंकि ऑफर का ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस कैनॉट प्रिसीड एन ऑफर। यदि आपने एक्सेप्टेंस वाला काम पहले कर दिया है तो फिर उस एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। पढ़ ले भाई। The acceptance must be given only after communication of offer is complete. If the acceptor has no knowledge of the offer, he cannot accept it. If the acceptor has no knowledge of the offer, he cannot accept it। वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बनता ही नहीं है एक्सेप्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट, mere silence is not acceptance। very important point। mere silence is not acceptance, समझना। चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस जैसे नहीं लिया जा सकता। साइलेंस कैन नेवर अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। A man cannot say that if acceptance is not communicated up to a certain time, the offer would be considered as accepted। ये पॉइंट तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि सर, मान लो मान लो क्या मान लें कि सर बहुत देर से नीव चुपचाप बैठा हुआ है। नीव भैया वीडियो ऑन करो। ठीक है, अरे नीव कहाँ पर है? हाँ सर, ऐसा नहीं वो मेरा नेट आज बहुत स्लो चल रहा है सर, इसलिए। अच्छा, तेरा नेट रोज ही स्लो चलता है। सर वो वाईफाई ठीक नहीं हो रहा है सर। यार तुम्हारे मुंबई जैसी सिटी में ये सब प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं? इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, कि सर 2 महीने तक तो बांगुर नगर खुदा रहा था, पूरा आधे साल पहले तक खोद खोद डालिया। मतलब इसी बात पे महक ने मेरे को एक है ना शायरी सुनाई थी। क्या शायरी सुनाई थी? कि सर इधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, यहाँ भी खुदा है, वहां भी खुदा है, ऊपर भी खुदा है, नीचे भी खुदा है, लेफ्ट में भी खुदा है, राइट में भी खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा है वहां हम खोद देंगे। अरे शायरी तो खुदा यानी ईश्वर की हो रही थी और इसने कहा जहाँ नहीं खुदा है वहां भी हम खोद देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। जोक का पर्पस इतना सा है कि तुम लोग थोड़ा सा 1 मिनट रिफ्रेश हो जाओ, फिर वापस अपन अपने कंसंट्रेट कर ले। अब कल सब छेड़ोगे उसको, इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है, बस यही है तुम्हारे। चलो आ जाओ। तो सर अब नींव, हाँ अपन नींव पे एग्जांपल ले रहे थे यार, हाउ कैन वी डिस्ट्रैक्ट। तो पॉइंट क्या था? नींव ने एक लड़की को ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? करण फारिया तो पहले ही हंसने लग गया कि नीव कैसा ऑफर दे सकता है। ठीक है, नीव ने एक लड़की को ऑफर दिया, आई प्रपोज यू टू मैरी मी। ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग द एक्सेप्टेंस विद इन नेक्स्ट 7 डेज, आई विल टेक माई ऑफर एज एक्सेप्टेड। इफ यू डू नॉट रिप्लाई मी विद इन नेक्स्ट 7 डेज, आई विल टेक माई ऑफर एज एक्सेप्टेड। अब ये बोलिया ये नहीं जानता कि ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो कोई यदि ऑफर देते हुए ये बोलता है ना, क्या आप मेरी कार मुझसे 10 लाख रुपए में खरीदेंगे, ये वाली कार? ठीक है, कौन सी की, हुंडे होंडा सिटी जो है, वो आप मेरी 10 लाख रुपए में खरीदेंगे? और यदि आपने मेरे ऑफर का अगले 7 दिवस में जवाब नहीं दिया, आप चुप रह गए, आप साइलेंट रह गए, तो मैं ये मान लूंगा आपने मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ये बात तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, मेयर साइलेंस कैनॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। यदि आपको एक्सेप्टेंस देनी है
तो सेपरेटली उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सिग्निफाई करना पड़ेगा। साइलेंस कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस। हो गया क्लियर? ये एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक, मतलब नींव वाला नहीं है ये, कार जैसा ऐसा एक कोई एग्जाम्पल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो अब याद रह जाएगा भी सब जनों को? यस सर। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइलेंस कैन नेवर बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस। केस का नाम है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, लैंडमार्क केस है भैया। जैसे ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस मिसेस कार्लिल है ना, वैसा ही ये एक बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर है ना, वैसा ही एक केस है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले केस। पढ़ भाई इसमें क्या हुआ था। Uncle F offered to buy his nephew's horse for 30 pounds, saying, "If I hear no more, I shall consider the horse as mine at 30 pounds." Nephew did not reply at all. Nephew told the auctioneer to keep the horse out of sale as he intended to reserve it for his uncle. By mistake, the auctioneer sold the horse. Uncle sued nephew for selling his property. Court held that uncle could not succeed as nephew has not communicated the acceptance to him. देखो कहानी सिंपल नहीं है, कहानी में भी एक केस में भी एक ट्विस्ट दिया हुआ है उन्होंने, वो भी समझाऊंगा आपको। क्या कहानी है? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले केस में फेल्टहाउस अंकल थे, ठीक है। तो फेल्टहाउस मतलब नेफ्यू जो था ना, बिंडले जो था, वो क्या करता था, वो घोड़ों का, हॉर्स का एक तबेला चलाता था। तबेला वो क्या, वो जो भी बोलते हैं उसको यार इंग्लिश में, हॉर्सों, हॉर्स पालता था, ब्रीड तैयार करता था, अच्छी अच्छी ब्रीड्स तैयार करके, और हॉर्सेस का एक इसने एक जगह तैयार की थी, ब्रीड्स तैयार की थी, ठीक है। अंकल फेल्टहाउस एक दिन अपने नेफ्यू के उस जगह पे गए जहां पर हॉर्सेस ब्रीड करते थे। वहां पर उनको एक घोड़ा पसंद आ गया। घोड़ा पसंद आ गया तो उसके लिए बोला, ऑफर दिया उसको, बाद में जाके घर पे ऑफर दिया कि ये घोड़ा मैं तेरे से 30 पाउंड में खरीदने का और तेरे को ऑफर देता हूँ, और यदि तूने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगा तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सिचुएशन समझ में आ गई? यस सर। अब फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले केस में क्या हुआ, वो बच्चा जो था, जो नेफ्यू था ना, उसने मन में सोच भी लिया था, ठीक है यार अंकल को दे देंगे, वैसे भी अपने को तो ऑक्शन में तो बेचना ही था, ठीक है। तो उसने क्या किया, लेकिन ये बात अंकल को कम्युनिकेट नहीं करी। किसको बोला? कि सर ऑक्शनियर को बोला। घोड़ों का ऑक्शन करता था ना, हाँ भाई घोड़े 10 घोड़े आए बिकने के लिए, ऑक्शनियर। तो ऑक्शनियर को बोला भैया ये वाला घोड़ा जो है ये मत ऑक्शन करना, क्योंकि ये मेरे को अंकल को देना है। अंकल को नहीं बोला, अंकल को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करी है अभी तक। किसको बोला है? ऑक्शनियर को बोला है, ठीक है। ठीक है, लेकिन कहानी में जब तक ट्विस्ट नहीं आए हमको तो मजा आता नहीं है, इसलिए ऑक्शनियर ने वो घोड़ा लेके ऑक्शन कर दिया बिरयानी में, ठीक है। अब बाद में अंकल को पता पड़ा कि मेरे नेफ्यू ने मेरे को जवाब नहीं दिया, और मेरे ऐसा कहने के बावजूद भी वो घोड़ा ऑक्शन कर दिया, तो बड़ा गुस्सा हुए। बोले मैंने तेरे को कहा था ना, यदि तूने जवाब नहीं दिया तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, मान लिया, मान लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, उसके बावजूद मेरा घोड़ा तूने किसी और को भेज दिया, चल तेरे पे केस ठोकता हूँ। ठीक है, केस ठोका उन्होंने। तो उसका जवाब क्या आया कि सर, court held that the uncle could not succeed as nephew has not communicated the acceptance to him. Silence cannot be taken as acceptance, Feldhaus versus Bentley। उसने acceptance अंकल को तो कम्युनिकेट किया ही नहीं था। ऑक्शनियर को बोलने से क्या होता है? ऑक्शनियर को बोलने से क्या होता है? अंकल को कम्युनिकेट करना होता है ना, ठीक है। तो उनको तो किया नहीं था, तो साइलेंट रह गया। साइलेंस कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस, फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले केस, लैंडमार्क केस। समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पढ़ा हुआ है, एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो वर्ड्स में कर दिया, हाँ ठीक है मेरे को आपका ऑफर एक्सेप्ट है। इम्प्लाइड आपने कंडक्ट से कर दिया। कूली जब आपका सामान उठा के ले जा रहा था तो आपने चुपचाप उसके पीछे चल दिए, उसको रोका नहीं, चुपचाप उसके पीछे चल दिए आप। यस, यानी अपने आपने अपनी हरकतों से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया उसको, थ्रू योर कंडक्ट। ऐसे मत लिख के आ जाना हमने अपनी हरकतों से दे दिया, आपको लिखना होगा थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में लिखना होगा, थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इम्प्लाइड एक्सेप्ट, ये तो एक्सप्रेस का हो गया, और ये हो गए इम्प्लाइड के।
तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, इस पे शायद पॉइंटर नहीं डल पाया है, 8वां पॉइंट है, क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट कम फ्रॉम द पर्सन टू whom the offer is made or a person who is a competent person। पढ़ इसको भाई। In case of specific offer to constitute a valid contract, the acceptance must be given by competent or authorized person. Acceptance given by unauthorized person or a third party will not create binding contract. देखो, अपने तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, when the person to whom when the person to whom the proposal is made, he has got the right to give the assent or consent or acceptance। या तो ये, या फिर इसके बिहाफ पे कोई इसका ऑथराइज्ड एजेंट, जिसको इसने इस बिहाफ पे ऑथराइज किया हुआ है, या तो ये या इसका ऑथराइज्ड एजेंट। तो व्हेन द पर्सन टू whom दी प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज, तो जिसको ऑफर दिया गया है वो, या फिर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन उसकी जगह पे कोई उसका ऑथराइज्ड एजेंट है, वो ही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई स्पेसिफिक ऑफर है। तो जनरल ऑफर है तो पब्लिक एट लार्ज में से जिसने वो ऑफर पढ़ा है, पढ़ना जरूरी होता है, यानी जिस तक ऑफर कम्युनिकेट हुआ है वो अ, वो ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस जो एक अनऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से आई है या कोई थर्ड पार्टी की तरफ से आई है, इट विल नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पास में एक्स ने तो ऑफर वाई को दिया, पास में जेड खड़ा हुआ था जिसका कुछ लेना देना नहीं था, उसने कहा एक्सेप्टेड, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो अरे नहीं, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ठीक है भैया, तो ये अपन ने पढ़ लिए आज, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड रूल्स सारे पढ़ लिए। एक्सेप्टेंस क्या होती है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई है। एक तो बात निकल के आई है एक्सेप्टेंस इन प्रेस्क्राइब मोड वाली, एक निकल के आई है आपको कि सर एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए, जिसपे हम अभी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आगे डिस्कस करेंगे। एक निकल के आई है एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, एक निकल के आई है कि सर साइलेंस रहना जो है ना, वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, एक निकल के आई है एक्सेप्टेंस कभी भी ऑफर से पहले नहीं आ सकता है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। एक क्या निकल के आई है कि सर एक्सेप्टेंस या तो स्पेसिफाइड टाइम या डेट के अंदर दे देनी चाहिए यदि कोई टाइम स्पेसिफाई हुआ तो, या फिर टाइम नहीं स्पेसिफाई हुआ है तो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर दे देनी चाहिए। रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होता है, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होता है। एक्सेप्टेंस उसी से आनी चाहिए जो कि इस मामले में ऑथराइज्ड है या फिर जिसे ऑफर दिया गया है। ठीक है, सारी अच्छी बातें पढ़िए, एक एक पे क्वेश्चन बनने लायक पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इससे ऑफर कम्युनिकेट होने के क्या रूल हैं और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने के क्या रूल हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसको समझना थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है, इसलिए ध्यान लगा के सुनेंगे। ऐसा नहीं करेंगे यहाँ भी खुदा है और वहां भी खुदा है और सब जगह खोद देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा मन लगा के आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो बाउंसर चला जाएगा ये। डरा नहीं रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ ताकि तैयार हो, ध्यान पिन पॉइंट उस समय सुनो कल की क्लास में। ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट अपन करेंगे कल, और उसके बाद में थोड़े बहुत टॉपिक्स और हैं, फिर मतलब 2 या 3 दिन में अपन इसको सेकंड पोर्शन को भी खत्म कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए, जैसे ही आप लोगों का कॉलेज का कुछ पता पड़े ना कि कब से छुट्टियां दे रहे हैं क्या है, तुरंत कम्युनिकेट करना, तो अपना क्लास का टाइम तुम्हारी और मेरी कन्वीनियंस पे अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और चलिए। हाँ जी, बोलिए। मेरा और यश का 9 नवंबर तक है। तेरा और यश का